अब हम पढ़ने वाले हैं फीमेल जेनिटोयूरिनरी फिस्टुला के बारे में। तो फिस्टुला क्या होता है? सबसे पहले, इट इज एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ द फीमेल जेनिटोयूरिनरी और लोअर जीआई ट्रैक्ट। तो फिस्टुला क्या होता है? इट इज एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन, और इसकी वजह से क्या होता है? कंटिन्यूअस लीकेज ऑफ यूरिन और फीसेस पर वेजाइना। अगर हम बात करें तो फिस्टुला फीमेल्स में किसमें बन सकते हैं? तो पहला होता है वेजाइना से जो होता है फिस्टुला, ब्लैडर में बन सकता है, उसको बोलते हैं वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। दूसरा यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला यूवीएफ। तीसरा है यूरेटर, तो उसको यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला यूवीजीएफ। और रेक्टम से होता है रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। तो हम बात करें सबसे पहले फिस्टुला होता क्यों है, क्या कॉज होता है फिस्टुला का। तो अगर बात करें डेवलपिंग कंट्रीज में ऑब्स्ट्रक्टिव ट्रॉमा जो रहता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है। डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, यहाँ जो डिलीवरी होती है प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्टेड लीवर की वजह से, उसकी वजह से इस्कीमिक नेक्रोसिस हो जाती है, तो फिस्टुला डेवलप करता है। जबकि अगर हम डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएस की बात करें तो वहाँ पे एट्रोजेनिक इंजरीज की वजह से होता है। और एट्रोजेनिक इंजरीज जो होता है बेसिकली सर्जरी जैसे कि हिस्टेरेक्टमी, एंटी इनकॉन्टिनेंस सर्जरी या कोलोरेक्टल ऑपरेशन जो रहते हैं वहाँ पे होता है। फिर अगर हम बात करें तो फिर रेडिएशन की वजह से वो भी होता है, और रेडिएशन की वजह से जो होता है डिलेड इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है। फिर इन्फ्लेमेटरी फिस्टुला भी होता है। इन्फ्लेमेटरी फिस्टुला जो रहता है आइदर क्रोन्स डिजीज या ट्यूबरक्लोसिस या मैलिग्नेंसी की वजह से होता है। तो अगर हम बात करें सर्जरी का, तो सर्जरी में कुछ की एरिया होते हैं जो इंजर्ड हो जाते हैं, फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि यूरेटर, यूरेटर जो रहता है यूट्राइन आर्टरी के पास में होता है, इस वजह से जो रहता है इंजरी के चांसेस होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये यूरेटर का कोर्स है, और इसमें हम ये यूरेटर देख सकते हैं, और यहाँ पे ये नीचे जो है ये यूट्राइन आर्टरी है। तो यूरेटर यूट्राइन आर्टरी के नीचे होता है, इसलिए जो इसको बोलते हैं वाटर अंडर द ब्रिज। तो ये जो यूरेटर है यहाँ से अराइज किया, और ये जो है ऊपर जो है एक्सटर्नल आइलियक से होता हुआ फिर किडनी में जाता है। तो यहाँ पे हम इस फिगर में हम अच्छे से देख सकते हैं। तो ये यूरेटर है, यूरेटर, और यूरेटर जब ऊपर कोर्स करता है तो ये मिडियली जाता है, फिर मिडियली फिर थोड़ा लेटरली जाता है, और एओर्टा के पैरेलल होता हुआ ये फिर किडनी में ड्रेन करता है। तो यूजुअली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूट्राइन आर्टरी है, यूट्राइन आर्टरी जो रहती है किसकी ब्रांच रहती है? इंटरनल आइलियक की ब्रांच रहती है। तो यूट्राइन आर्टरी इसके ऊपर से जाती है। तो ऐसे में जो रहता है ड्यूरिंग द सर्जरी इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अब जो दूसरा है साइट ऑफ इंजरी वो होता है ब्लैडर ट्राइगॉन। ब्लैडर ट्राइगॉन की इंजरी ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी हो सकता है। तीसरा रहता है यूरेथ्रा में इंजरी हो जाए, और ये ड्यूरिंग स्लिंग या डाइवर्टिकुलेक्टमी होता है। और चौथा रहता है अगर जब हम पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल सूचरिंग करते हैं तो ऐसे में रेक्टल वेजाइनल सेप्टम में इंजरी हो जाती है और रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला होता है। तो फिर अब आगे हम बात करें कि जो मोस्ट कॉमन वीवीएफ का होता है ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, वो क्यों होता है कि जो प्रोलॉन्ग प्रेशर होता है फीटल हेड की वजह से, तो उसकी वजह से होता क्या है कि जब फीटस जो है ऑब्स्ट्रक्टेड लेवल में रहता है तो प्यूबिस और सैक्रम के बीच में बहुत देर तक रहता है, तो जिसकी वजह से इस्कीमिक नेक्रोसिस होता है। ब्लैडर बेस का हो सकता है, या यूरेथ्रा का, या एंटीरियर वजाइनल वॉल का हो सकता है, या कभी कभी पेरिनियल बॉडी का। तो इसकी वजह से फिस्टुला डेवलप करता है, और यूजुअली जो ये फिस्टुला डेवलप करता है आफ्टर 7 to 14 डेज, तो 7 से 14 दिन बाद जब पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद टिश्यू नेक्रोसिस होती है तब ये फिस्टुला प्रेजेंट करता है। ऐसे में जो टिश्यू होता है वो यूजुअली स्लफ्ड रहता है, एवस्कुलर और फाइब्रोटिक रहता है। फिर अब दूसरा बात करें एट्रोजेनिक फिस्टुला। एट्रोजेनिक फिस्टुला जो रहता है वो पेल्विक सर्जरी के टाइम पे होता है। ये मेनली शार्प इंजरी की वजह से हो सकता है, कट लग सकता है स्कैल्पल से, या थर्मल इंजरी की वजह से हो सकता है, या सूचर लेते समय इंजरी हो सकती है। जो कॉमन पेल्विक सर्जरी होती है वो हिस्टेरेक्टमी मोस्ट कॉमन, फिर एलएआर जो लो एंटीरियर रिसेक्शन होता है, या एंटी इनकॉन्टिनेंस प्रोसीजर करते हैं, तो ऐसे में इंजरी हो जाती है। जो एट्रोजेनिक फिस्टुला होता है उसकी खास बात क्या होती है कि उसका जो सराउंडिंग एरिया होता है वो हेल्दी रहता है, तो ऐसे में जो रिपेयर होता है इसमें अच्छा होता है, तो इसमें हम अर्ली रिपेयर भी कर सकते हैं। फिर अब बात करें रेडिएशन फिस्टुला की, तो रेडिएशन फिस्टुला जो रहता है बेसिकली इसमें सबसे पहले जब रेडिएशन थेरेपी लेते हैं तो उसके बाद एंड आर्थराइटिस होता है, और वो एंड आर्थराइटिस धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, और
फाइब्रोसिस होने लगता है। फाइब्रोसिस के बाद नेक्रोसिस होता है और टिश्यू ब्रेकडाउन हो जाता है। तो अगर हम बात करें रेडिएशन फिस्टुला, तो यूजुअली रेडिएशन के ऑलमोस्ट 6 महीने से 12 महीने के बाद अपेयर करता है, जबकि ऑब्स्ट्रक्टेड लिवर में हम लोग 7 से 14 दिन के बाद अपेयर करता है। और इसमें जो रहता है टिश्यू काफी फ्रेजाइल हो जाता है, वस्कुलरिटी भी उसकी काफी पुअर होती है। ऐसे में हमें जब सर्जरी करते हैं तो हमें वस्कुलराइज्ड फ्लैप की जरूरत पड़ती है, और सर्जरी भी हमें डिलेड करना होता है, 6 से 12 महीने के बाद करते हैं सर्जरी, तुरंत नहीं करते हैं। फिर क्रोन्स डिजीज में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होता है, पूरी जो वॉल होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से बॉल में अल्सर्स बन जाते हैं, और वो अल्सर जो रहते हैं वजाइना में परफोरेट कर जाते हैं और फिस्टुला बनाते हैं। तो अगर इसका जो मेन फीचर है वो कि ये एक्टिव डिजीज के साथ होता है और इसमें पुअर हीलिंग होती है, इसलिए ऑपरेशन करने से पहले इस एक्टिव डिजीज को हमें खत्म करना होता है। तो मेडिकल रिमिशन बहुत जरूरी है बिफोर सर्जरी। अब बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वीवीएफ की, यूवीएफ की, और यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला और यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला, तो जो यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला होता है और यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला रहता है, दोनों में वॉइडिंग जो रहती है नॉर्मल रहती है। अब जो वीवीएफ होता है, वीवीएफ में क्या रहता है, पेशेंट को कंटिन्यूअस लीकेज होता है, कंटिन्यूअस यूरिन लीकेज होगा पर वेजाइनल में, और अगर ब्लैडर नेक इंटैक्ट है तो वॉइडिंग बीच बीच में हो सकती है। यूजुअली जो रहता है इसमें अगर हम देखें तो जो पेशेंट रहता है उसको वेजाइनल इरिटेशन होता है, और इन तीनों को हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके लिए हम लोग मिथिलीन ब्लू डाई टेस्ट करते हैं। तो वो अभी देखते हैं कैसे होता है। अगर पेशेंट को यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला रहेगा तो उसमें क्या होता है कि यूरेटर इंजर्ड हो जाता है, तो उसमें कंटिन्यूअस वाटर डिस्चार्ज होगा, और पेशेंट को साइक्लिकल हिमेचूरिया होता है। तो साइक्लिकल हिमेचूरिया जो रहता है यूरेट्रो वजाइनल फिस्टुला होता है, और ये हिस्टेक्टमी के बाद जब यूरेटर इंजर्ड हो जाता है तब होता है। अगर हम बात करें यूरेथ्रो वजाइनल फिस्टुला, तो यूजुअली ये स्लिंग सर्जरी के बाद या डाइवर्टिकुलेक्टमी के बाद होता है, और इसमें जो रहता है कंटिन्यूअस यूरिन लीकेज होता है और मेचुरेशन इंटैक्ट रहता है। तो अगर हम बात करें डाई टेस्ट का, मिथिलीन ब्लू डाई टेस्ट, तो इसमें हम 3 स्वैब यूज करते हैं। तो सबसे ऊपर वाला स्वैब, स्वैब नंबर 1, फिर बीच वाला स्वैब नंबर 2, और तीसरा स्वैब नंबर 3। फिर हम ब्लैडर में जो होता है मिथिलीन ब्लू डालते हैं। अब यूरेटर में अगर इंजरी होगी तो ये जो स्वाब होगा उसमें कोई भी मिथिलीन ब्लू नहीं रहता है। अगर ये जो स्वाब है, अगर बीच वाला जो सेकंड नंबर का स्वाब वो नीले रंग का हो गया, तो इसका मतलब क्या है, फिस्टुला यहाँ पे है। इसको बोलते हैं वीवीएफ, वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। तो और दूसरा, अगर यहाँ पे ये वाला भी स्वैब, नीचे वाला अगर स्वैब अगर नीला हो गया तो इसका मतलब क्या है, यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला। जबकि ऊपर वाला स्वैब जो है क्लियर रहेगा। ये कब स्टेन करता है, जब हम आईवी डालेंगे। तो आईवी डालेंगे तो किडनी से फिल्टर होकर के वो फिर आईवी आएगा, और आईवी जो रहता है ये इसको फिर नीला करेगा। तो ये तरीका होता है। तो अगर हम बात करें कि मिथिलीन ब्लू डाई हमने ब्लैडर में डाला और ब्लू डाई निकल रहा है, तो वीवीएफ सस्पेक्ट करते हैं। और अगर लोअर वजाइनल स्वैब अगर स्टेंड हुआ है तो हम यूरेथ्रो वजाइनल फिस्टुला सस्पेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें यूरेट्रो वजाइनल फिस्टुला का, तो यूरेट्रो वजाइनल फिस्टुला में ब्लैडर मिथिलीन ब्लू स्टेन नहीं करेगा, और इंडिगो कार्माइन जो रहेगा वो आईवी इंडिगो कार्माइन वो अपेयर करता है, वो स्टेन करता है। तो इसमें हम देख सकते हैं इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और ऐसे वापस यूरिन जाता नहीं है, तो इसलिए यहाँ से जो रहेगा ये क्लियर रहता है। अब रेक्टो वजाइनल फिस्टुला की बात करें तो उसमें हम मिथिलीन ब्लू रेक्टम में डालते हैं और वजाइना के थ्रू डाई निकलती है। तो हमने देख लिया 3 स्वैब टेस्ट। इसमें जो रहता है मिथिलीन ब्लू ब्लैडर में डाला और आईवी इंडिगो कार्माइन यूज करते हैं। तो पहले मिथिलीन ब्लू ब्लैडर में डालना है, और अगर अपर वजाइना जो रहता है इंडिगो कार्माइन से स्टेन होता है, जबकि मिडिल और लोअर वाला मिथिलीन ब्लू से होता है ब्लैडर के केस में। और मिथिलीन ब्लू टेस्ट से हम रेक्टो वजाइनल फिस्टुला भी कंफर्म कर सकते हैं। तो ये तो रहा इन्वेस्टिगेशन कैसे कर रहे हैं, तो ये बेड साइड टेस्ट हो गया। अब कुछ इमेजिंग होती है। इमेजिंग की बात करें तो जो रहता है सिस्टोस्कोपी जो रहता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इससे हम ब्लैडर में यूरेट्रिक ओपनिंग लोकलाइज कर सकते हैं, फिर फिस्टुला की साइट जान सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि मल्टीपल ट्रैक्ट है या नहीं, उसको एक्सक्लूड आउट कर सकते हैं। फिर आरजीपी कर सकते हैं या सिटी यूरोग्राफी कर सकते हैं, उससे हमें यूरेट्रिक के कंटिन्यूटी के बारे में पता चलेगा, और कोई फिस्टुलस कम्युनिकेशन होगा तो उसके बारे में पता चल जाएगा। फिर वीसीयूजी करते हैं फॉर यूरेथ्रो वजाइनल फिस्टुला। अगर यूरेथ्रा देखना है हमें तो वीसीयूजी करके देख सकते हैं। एमआरआई पेल्विस की बात करें तो अगर
रेक्टोवाजाइनल फिस्टुला है या कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तो ऐसे केस में एमआरआई जो रहता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। ये सॉफ्ट टिश्यू प्लेन्स को जो रहता है अच्छे से बताता है। फिर हम प्रोक्टोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। प्रोक्टोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी से हम क्रॉन्स डिजीज, मैलिग्नेंसी या रेडिएशन में हम म्यूकोसा एसेस करते हैं। तो जो हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है सेम, पहले हमें इन्फेक्शन कंट्रोल करना रहता है या सेप्सिस को कंट्रोल करना रहता है। फिर पेशेंट का न्यूट्रिशन देखते हैं। न्यूट्रिशन के बाद हम जो है एनाटॉमी को अच्छे से पहले डिलीनिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सर्जरी परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म सर्जरी। और फिर ये जो रहता है सर्जरी परफॉर्म करते समय हम कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हैं, उनको देखना होता है। तो पहला क्या रहता है, इन्फेक्शन कंट्रोल। तो इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करते हैं, कल्चर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज देकर। फिर दूसरा होता है टिश्यू ऑप्टिमाइजेशन। तो टिश्यू ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, हमें वेट करना रहता है जब तक इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व नहीं हो जाता है। अगर ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला की बात करें तो उसमें यूजुअली 3 मंथ लगते हैं, जबकि रेडिएशन के केस में 6 to 12 मंथ लगते हैं। फिर अगला जो रहता है वो रहता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं, इसमें पेशेंट को हम लोग हाई प्रोटीन डाइट देते हैं और विटामिन रिच डाइट देते हैं। तो ये जो रहा, इतना करने के बाद फिर अब हम सर्जिकल प्रिंसिपल में आ जाए। तो सर्जिकल प्रिंसिपल में हम लोग बेसिकली जो सूचर लाइंस रहता है उसमें कोशिश करते हैं कि कोई भी टेंशन ना हो। हम लोग टेंशन अवॉइड करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वस्कुलरिटी अच्छी रहे। फिर मल्टी लेयर वाटर टाइट क्लोजर करते हैं, और जो रहता है ऐसे में जो करते हैं वो इंटर पोजिशन टाइप का करते हैं ताकि जो रहे मल्टी लेयर वाटर टाइट क्लोजर हो। फिर उसके बाद जो रहता है इंटर पोजिशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्राफ्ट यूज करते हैं। और वस्कुलराइज टिश्यू जो रहता है बेसिकली हम जो यूज करते हैं इंटर पोजिशन वो होता है मार्शियस फ्लैप। तो मार्शियस फ्लैप में लेविया मेजोरा जो रहता है, लेविया मेजोरा का जो फैट पैड होता है वो यूज करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली इसी को यूज किया जाता है इंटरपोजिशन के लिए। तो हमने मल्टी लेयर कैसे क्लोज किया, हमने पहले जो वॉल है उसको अलग और वजाइनल वॉल उसको अलग, और उसके बीच में या तो ग्रेसिलिस या तो ओमेंटम या तो मार्शियस फ्लैप यूज किया। फिर पेशेंट को हम कैथेटराइज कर देते हैं और यूजुअली 2 से 3 हफ्ते तक कंटिन्यूअस ड्रेनेज रखते हैं इन केस ऑफ ब्लैडर इंजरी, और अगर यूरेट्रिक इंजरी है तो 1 महीने तक डीजे स्टेंट रखते हैं। फिर अगर हम बात करें फिस्टुला टाइप के हिसाब से जो रिपेयर है, तो अगर पेशेंट को बीवीएफ होता है तो बीवीएफ के केस में जो मोस्ट कॉमनली रूट होता है ट्रांसवेजाइनली हम लोग प्रेफर करते हैं। अगर हाई फिस्टुला होगा या बहुत सुप्रा ट्राइगोनल होगा तो ऐसे केस में हमें ट्रांस एब्डोमिनल करना पड़ता है रिपेयर। अगर हम बात करें जो मेन टेक्निक होती है, तो अगर हम वेजाइनल कर रहे हैं तो वो होता है लार्जको टेक्निक, जिसको बोलते हैं पार्शियल कॉल्पोक्लाइसिस। फिर जो दूसरी टेक्निक होती है वो होती है एब्डोमिनल रूट से करते हैं, उसमें बोलते हैं ओ कॉर्नर टेक्निक, जिसमें हम ब्लैडर को वाई वॉल्व कर देते हैं। और दूसरा होता है मॉडिफाइड ओ कॉर्नर टेक्निक, जिसमें हम एक साइड से ही ब्लैडर को ओपन करते हैं, जो ब्लैडर में बाई वाल्विंग कर रहे हैं वो छोटा सा करते हैं। और फाइनली जो रिसेंट है वो है लैप्रोस्कोपिक रिपेयर। तो ये चीज कर सकते हैं। और अगर हम वेजाइनल टेक्निक से कर रहे हैं तो हमें मार्शियस फ्लैप यूज करना रहता है फॉर इंटरपोजिशन, जबकि एब्डोमिनल रूट से हम ओमेंटम या पेरिटोनियम यूज करते हैं। अब बात करें अगर यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला का, तो इसमें हम लोग बेसिकली लेयर में क्लोजर करते हैं और यूरेथ्रा को ट्यूबलराइजेशन करते हैं। और अगर इंस्फिंक्टर भी चला गया तो ऐसे में हमें स्लिंग भी ऐड करना रहता है। तो इसके लिए भी हम लोग मार्शियस फ्लैप यूज करते हैं और इंस्फिंक्टर को रिपेयर करने के लिए ग्रेसिलिस फ्लैप यूज करते हैं। अगर यूरेटर में इंजरी हो गई है, तो अगर यूरेटर की इंजरी में पूरा अगर सर्कमफरेंशियल इंजरी नहीं है तो ऐसे केस में हम जो है स्टेंट डाल के छोड़ सकते हैं। और अगर पूरा कंप्लीट सर्कमफरेंशियल इंजरी हो गई तो हमें यूरेट्रोनियोसिस्टोस्टोमी करना रहता है। और अगर यूरेटर की लेंथ छोटी है तो ऐसे में कई बार हमें श्वास हिच या बुआरीज फ्लैप करना रहता है। और अगर श्वास हिच या और बुआरी फ्लैप से नहीं हो रहा है तो फिर हमें आइलियल इंटरपोजिशन भी करना पड़ सकता है। और बीच में इंटरपोजिशन के लिए हम लोग ओमेंटम या ग्रेसिलिस यूज करते हैं अगर रेडिएटेड टिश्यू है तो। फिर अब बात करें रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला का भी प्रिंसिपल वही सेम रहता है। अगर लो है तो वेजाइनल रूट से रिपेयर करते हैं, और हाई है तो एब्डोमिनल रूट से करते हैं। तो हम वेजाइनल से भी कर सकते हैं और ट्रांसफेरियन रूट से भी कर सकते हैं लो में। इसमें भी सेम वही लेयर्ड क्लोजर करते हैं और एडवांसमेंट फ्लैप यूज कर सकते हैं, मार्शियस फ्लैप कर सकते हैं फॉर लो, और ग्लेसिलिस जो रहता है रिकरेंट या हाई फिस्टुला के लिए, और ओमेंटम एब्डोमिनल रूट के लिए। तो टाइमिंग जो हमने डिस्कस किया कि जो यूजुअली ऑफ्स वाले जो फिस्टुला होते हैं स्कीमिक वाले, उसको हमें 8 से 12 हफ्ते बाद डिलीवरी के करना चाहिए। जबकि जो आइट्रोजेनिक होता है वो फ्रेश होते हैं, क्लीन होते हैं, तो उनको हम लोग इमीडिएट रिपेयर कर सकते हैं अगर हमने इंट्राऑपरेटिवली रिकॉग्नाइज कर लिया है।
रेडिएशन इंड्यूस फिस्टुला है तो उसको हम लोगों को 6 महीने मिनिमम वेट करना चाहिए। और अगर क्रोन्स रिलेटेड है तो उसको भी हम लोग, क्रोन्स रिलेटेड फिस्टुला जो होता है एक्टिव स्टेज ऑफ द डिजीज में होता है, तो हमें पहले रिमिशन कर लेना चाहिए। रिमिशन के आफ्टर 3 मंथ्स उसके बाद अटेम्प्ट करना चाहिए। और रिकरेंट फिस्टुला है तो उसमें भी 3 मंथ्स के बाद ही प्रोसीजर करना चाहिए। अब बात करें तो मार्शियस फ्लैप के बारे में, तो मार्शियस फ्लैप जो रहता है वो लेबियल फैट पैड होता है। और ये बेसिकली जो इसकी ब्लड सप्लाई होती है वो होती है पोस्टीरियर लेबियल जो रहती है वो होती है, और ये ब्रांच होती है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। तो मार्शियस फ्लैप जो रहता है वो क्या होता है, लेबियल फैट पैड, और इसकी जो सप्लाई होती है वो होती है पोस्टीरियर लेबियल आर्टरी, और वो ब्रांच होती है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की। तो अगर कोई भी वजाइनल रूट से हम लोग जो सर्जरी कर रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर जो कोई लो फिस्टुला होगा तो उसमें हम लोग मार्शियस फ्लैप यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है, रिलायबल होता है, और इसमें पेशेंट की मॉर्बिडिटी भी बहुत कम होती है। अब बात करें ग्रेसिलिस, तो ग्रेसिलिस जो रहता है मसल जो रहता है मीडियल थाई की मसल है, और जो ग्रेसिलिस मसल होती है वो सप्लाई होती है फीमोरल आर्टरी के बेसिस पे। और फीमोरल आर्टरी में कौन सी सप्लाई करती है मीडियल थाई को, ऑब्ट्यूरेटर ब्रांच करती है। तो जो ग्रेसिलिस मसल फ्लैप है, यूजुअली हम लोग जब रिकरेंट फिस्टुला होता है, या रेडिएशन इंड्यूस फिस्टुला होता है, या कोई रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला है हाई, उस केस में हम लोग ग्रेसिलिस मसल फ्लैप यूज करते हैं। इसके यूज से हमें एक बल्कि मस्कुलराइज टिश्यू मिलता है। फिर जो अगला है वो होता है ओमेंटल फ्लैप। ओमेंटल फ्लैप जो रहता है वो बेस्ड होता है गैस्ट्रो एपिप्लोइक पेडिकल पे। तो जो इसकी ब्लड सप्लाई होती है गैस्ट्रो एपिप्लोइक पेडिकल पे होती है। इसको भी हाई फिस्टुला में यूज करते हैं, जिसमें हम ट्रांस एब्डोमिनल रूट से जाते हैं। इसमें भी मस्कुलरिटी काफी एक्सीलेंट होती है, और इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है। एडवांसमेंट फ्लैप की बात करें तो हम लोग रेक्टल या वेजाइनल म्यूकोसा जो रहती है उसको एडवांस कर देते हैं। इसको बेसिकली स्मॉल लो रेक्टल वेजाइनल फिस्टुला के लिए यूज करते हैं। ये काफी सिंपल और मिनिमल मॉर्बिडिटी वाला प्रोसीजर होता है। अब कुछ स्पेशल सिचुएशन की बात करें तो जो अगर कोई रेडिएशन इंड्यूस फिस्टुला होता है तो हमें उससे 6 महीने के बाद ही वेट करना चाहिए। मिनिमम 6 मंथ तो वेट करना रहता है। तो 6 महीने से 12 महीने वेट करने के बाद जो टिश्यू रहता है उसको एक्साइज करते हैं पूरा, और वहां पे हम लोग ग्रेसिलिस या मोमेंटम वस्कुलराइज फ्लैप यूज करते हैं। तो ऐसे केस में कई बार हमें क्या होता है, हमें कई बार डाइवर्जन भी देने की जरूरत पड़ती है, या ऑगमेंटेशन की भी जरूरत पड़ती है, सच एज आइलियल कंट्रीब्यूट और नियो ब्लैडर। अगर क्रोन्स डिजीज की बात करें तो क्रोन्स डिजीज का फिस्टुला एक्टिव स्टेज में होता है, तो हमें मेडिकल मैनेजमेंट पहले करना होता है। मेडिकल मैनेजमेंट के लिए हम इन्फ्लिक्सीमैब देते हैं, या एंटीबायोटिक देते हैं, या इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स देते हैं। फिर जब ये ठीक हो जाता है तो आफ्टर 3 मंथ्स हम लोग सर्जरी करते हैं। सर्जरी जो रहता है बेसिकली उसमें हम लोग रेक्टल एडवांसमेंट फ्लैप विथ डाइवर्जन करते हैं। तो रेक्टल एडवांसमेंट फ्लैप और डाइवर्जन कर देंगे। पोस्ट हिस्टेक्टमी अगर हम बात करें यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला का, तो उसमें हम लोग अर्ली स्टेंटिंग करते हैं, तो 70% चांस रहता है सक्सेस रेट। अब 70% में ठीक हो जाता है। जो 30% बचते हैं हमें ऐसे केस में डिलेड सर्जरी करना रहता है, यूजुअली आफ्टर 3 मंथ्स। तो उसमें हम लोग यूरेट्रो नियोसिस्टोस्टमी करते हैं, और अगर यूरेटर का लेंथ छोटा पड़ा है तो स्वासिस या बुआरियस फ्लैप कर सकते हैं। फिर कॉन्ट्रालेटरल यूरेटर एनास्टोमोसिस भी कर सकते हैं अगर ब्लैडर बहुत स्मॉल है। फिर अगर हम बात करें सर्कमफेरेंशियल फिस्टुला है, सर्कमफेरेंशियल फिस्टुला है तो ऐसे में क्या होता है, जो फिस्टुला रहता है उसमें ब्लैडर नेक के साथ साथ यूरेथ्रा और वेजाइना सबको इन्वॉल्व किया रहता है। तो ऐसे में जो सर्जरी काफी कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसमें स्टेज्ड यूरेथ्रल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, और स्लिंग भी लगाना पड़ता है। तो अगर हम सक्सेस की बात करें तो जो प्राइमरी रिपेयर अगर हम करते हैं इन केस ऑफ वीवीएफ, तो 90 से 98% चांस है सक्सेसफुल होने का। फिर अगला अगर हम बात करें यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला, तो 85% चांस रहता है, 85 से 95। यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला का भी वीवीएफ के बराबर ही होता है, 90 से 98%, जबकि रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला काफी कम होता है, 70 टू 95%। तो कॉम्प्लिकेशन अगर बात करें तो यूजुअली अगर वीवीएफ है या यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला है तो पेशेंट को जो रहता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। फिर देयर इज चांस की रिकरेंस हो जाए और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप कर जाए। जबकि यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला है तो उसमें स्ट्रक्चर बन सकता है, पेशेंट को रिफ्लक्स डिजीज हो सकता है और लीक हो सकता है। रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला केस में रिकरेंस होता है, डिस्पेरूनिया होता है और फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। कॉमन जो कॉजेज होते हैं फेलियर्स के, उसमें सबसे पहला कॉज होता है इन्फेक्शन या कंटेमिनेशन, दूसरा होता है रेडिएशन फाइब्रोसिस, और तीसरा होता है टेंशन ऑन सूचर लाइन। फिर चौथा होता है पुअर वस्कुलरिटी, और पांचवा होता है ओवरलैपिंग सूचर प्लेन। तो ये सब जो रहते हैं मेजर
फेलियर फैक्टर्स के कॉजेज होते हैं। तो पहला रहता है इन्फेक्शन, दूसरा होता है रेडिएशन, तीसरा होता है टेंशन, चौथा होता है पुअर वस्कुलरिटी और पांचवा होता है ओवरलैपिंग सूचर प्लेन। तो हमें कैसे केयर करना होता है कि हमने जैसे यूवीएफ या वीवीएफ किया तो ऐसे केस में 10 से 21 दिन तक फोलीज रखना होता है और यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला के केस में 2 से 4 वीक तक डीजे स्टेंट रखना होता है। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला के केस में 3 से 5 दिन तक बाउल रेस्ट देना होता है और हमें स्टूल सॉफ्टनर हर फिस्टुला में यूज करना चाहिए 4 to 6 वीक्स तक। और एंटीबायोटिक जो रहता है यूजुअली ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज करते हैं 1 हफ्ते के लिए 7 से 10 दिन के लिए। पेशेंट को सेक्सुअल अब्स्टिनेंट या पेल्विक रेस्ट देते हैं यूजुअली 2 महीने तक का। और कोलोस्टमी क्लोजर जो रहता है आफ्टर जो रहता है 3 मंथ करते हैं। अगर रिकरेंस और रिपेयर स्ट्रेटेजी की बात करें तो अगर रिकरेंस हो रहा है और हमें दोबारा रिपेयर करना है तो हमें कम से कम 3 से 6 महीने जो रहता है वेट करना पड़ता है। और हम लोग जो रहता है हर बार जो पिछली सर्जरी से नया रूट चूज करते हैं। अगर वेजाइनल फेल्ड हुआ है तो हम एब्डोमिनल करते हैं और एब्डोमिनल फेल्ड हुआ है तो वेजाइनल करते हैं। यूजुअली हम कोशिश करते हैं इंटर पोजिशन फ्लैप यूज करने का अगर टिश्यू की ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है। फिर हमें इन्फेक्शन कंट्रोल करना होता है, न्यूट्रिशन कंट्रोल करना होता है और एनीमिया मैनेज करना होता है। अगर हम बात करें कुछ फीचर्स की तो वीवीएफ में जो फ्लूइड निकलता है यूजुअली यूरिन निकलता है और यूरेथ्रोवेजाइनल में भी यूरिन निकलता है। जबकि यूरेट्रोवेजाइनल की बात करें तो वाटर का कंटेंट ज़्यादा रहता है, वाटर यूरिन होता है और रेक्टोवेजाइनल में फीसेस और फ्लेटस निकलता है। वीवीएफ और यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला में कंटिन्यूअस जो रहता है यूरिन निकलता रहता है, जबकि यूरेट्रो में कंटिन्यूअस के साथ साथ साइक्लिकल हिमेचूरिया भी होता है और रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला में ड्यूरिंग डेफिकेशन रहता है। जो मिक्चुरेशन होता है वो सिर्फ वीवीएफ में अफेक्ट होता है, बाकी सब में नॉर्मल रहता है। और डाई टेस्ट हमने देख लिया था कि अगर मिडिल स्वैब अगर नीला हो रहा है तो वीवीएफ है, लोअर स्वैब अगर नीला हो रहा है तो यूवीएफ है और अगर डाई ब्लू हो रही है आफ्टर आईवी जो कि टॉप वाली होती है तो ऐसे में वो यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला है और जबकि रेक्टम वाली रेक्टल डाई के बाद होती है। ट्रीटमेंट भी हमने देख लिया था कि वेजाइनल रूट से जा रहे हैं तो लॉर्ड्सगो रिपेयर, एब्डोमिनल रूट से जा रहे हैं तो ओ कॉर्नर टेक्निक। यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला में लेयर्ड तरीके से हम यूरेथ्रा को क्लोज करते हैं और फ्लैप भी लगाते हैं। यूरेट्रिक इंजरी में हम यूरेट्रोनियोसिस्टोस्टमी प्लस हिच करते हैं और आईवीएफ में हम लोग लेयर्ड क्लोजर विथ डाइवर्जन करते हैं। फिर अगर हम बात करें फीमेल सर्जरी का जो 10 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं फिस्टुला मैनेजमेंट के लिए तो उसमें टिश्यू जो हेल्दी होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होना चाहिए बिफोर रिपेयर। इसीलिए हम लोग जो रहता है 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक वेट करते हैं। एनास्टोमोसिस जो रहना चाहिए वो टेंशन फ्री, वाटर टाइट और मल्टी लेयर होना चाहिए। और सूचर लाइन जो रहना चाहिए ऑफसेट सूचर लाइन होना चाहिए कि जैसे हमने ये वाला लेयर परपेंडिकुलर किया तो उसके बाद वाला लेयर हॉरिजॉन्टल किया, इसको बोलते हैं ऑफसेट सूचर लाइन। फिर हमें वस्कुलराइज टिश्यू यूज करना चाहिए जहाँ भी हो सके और कोशिश करना चाहिए कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म प्रिजर्व करने के लिए। इन केस ऑफ इस्कीमिया, इरेडिएटेड या इन्फेक्टेड केस में हमें सर्जरी को डिले कर देना चाहिए। फिर पोस्ट ऑपरेटिवली हमें ब्लैडर और बाउल का ड्रेनेज इंश्योर करके रखना चाहिए। फिर उसके बाद ओवरलैपिंग रिपेयर्स जो रहता है यूजली अवॉइड करना चाहिए। अगर प्रायर सूचर लाइन्स है तो उस पर ओवरलैपिंग रिपेयर नहीं करना चाहिए। और पोस्ट ऑपरेटिव हमें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना चाहिए और कॉन्स्टिपेशन को। फिर उसके जो आखिरी है वो है कि पेशेंट का जो डिसीजन है आर वाइटल, तो इसलिए जो रहता है एक मेटिकुलस रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए रेदर देन हम लोग मल्टीपल ट्राई करें। तो 10 कमांडमेंट अगर हम बात करें फिस्टुला सर्जरी की तो ये होती हैं। अब रिसेंटली क्या क्या चेंज हुआ है, अब लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक रिपेयर होने लगा है और इसका भी आउटकम ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा होता है। फिर टिश्यू इंजीनियरिंग में हम लोग स्टेम सेल स्कैफोल्ड यूज करते हैं और इसको यूज करके टिश्यू रीजनरेट कर रहे हैं फॉर रेडिएटेड या रिकरेंट केसेस के लिए। फिर फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी जो कि आईसीजी होता है हम उसको यूज कर सकते हैं टू एसेस द लैब वस्कुलरिटी। अर्ली डीजे स्टेंटिंग जो रहता है उससे जो यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला रहता है वो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और फाइब्रिन सीलेंट का भी यूज किया जाने लगा है, इसमें बेसिकली ट्रैक्ट लेस देन 5 mm होता है। फिर ओवरऑल अगर हम बात करें तो कैसे करना होता है फिस्टुला का, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन हम लोग बेसिकली करते हैं विथ डाई या एमआरआई। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन होता है कि किस किस साइज का है, किस लेवल पे है और किस वजह से एटियोलॉजी। फिर इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं, न्यूट्रिशन ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं टाइमिंग ऑफ सर्जरी। एट्रोजेनिक है तो अर्ली करते हैं और इस्कीमिक है तो डिलेड। फिर अप्रोच चूज करते हैं कि हमें वेजाइनल करना है तो वेजाइनल अगर लो है तो
वेजाइनल, और हाई है तो एब्डोमिनल। और सर्जिकल रिपेयर प्लान करते हैं मल्टी लेयर विथ फ्लैप। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम लोग जो रहता है ड्रेनेज पे ध्यान देते हैं, डाइट पे, और एब्सटिनेंस रहता है यूजुअली 6 हफ्ते से 8 हफ्ते एब्सटिनेंस एडवाइस करते हैं। फॉलोअप में पेशेंट को हम लोग इमेजिंग कराएंगे, फंक्शन देखेंगे और कॉन्टिनेंस।